अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की कुछ टॉपिक्स पे। ठीक है, तो वो टॉपिक्स कौन कौन सी होंगी जब बता देते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा कि केमिकल बॉन्डिंग होती कैसे है वगैरह। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कॉसेल लेविस अप्रोच। ठीक, इन दोनों के बारे में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे पहुंचने से पहले हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े, जिनमें से सबसे पहला था बेसिक कंसेप्ट। ठीक है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसके बाद फिर हमने पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इसी क्रम में हम आगे पहुंचते हैं, इसी सीक्वेंस में हम आगे पहुंचते हैं किसके ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। देखिए ज़रा ध्यान से अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो कितना बेहतरीन तरीके से ना ये प्लेसमेंट की गई है चैप्टर की। नोटिस करें तो बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा मैटर के बारे में। ठीक है ना, क्या मैटर क्या होता है, किस चीज़ से बनता है वगैरह वगैरह, इनसे मतलब कितने टाइप्स ऑफ स्टेट होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद फिर हमने उसमें एक आपको एक कंक्लूजन मिला कि मैटर जो होता है किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। उस पार्टिकल्स को नाम क्या दिया गया, एटम दिया गया नाम। ठीक है, इस एटम के बारे में कैसा होता है, कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ों की डिटेल हमने किस में पढ़ी, चैप्टर 2 में पढ़ी। मतलब हमने डिटेल से स्टडी की किसके बारे में, एटम्स के बारे में। ठीक है ना, इसके बाद फिर हमें पता चला कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर उनको कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ढेर सारे एटम्स के बारे में पता चल गया था, नियरली 118 एलिमेंट्स यानी 118 टाइप ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है ना, तो उनकी अरेंजमेंट, उनको ईजिली पढ़ने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमको चैप्टर मिलता कौन सा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, या हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि अब हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली। मतलब मैटर एटम से बना है, एटम कैसा होता है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसी कैसे का आंसर या क्यों का आंसर हमको किस चैप्टर में मिलेगा, इस वाले चैप्टर में, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात आती है वो किस चीज़ की आती है, केमिकल बॉन्ड की बात आती है। ठीक, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी पता था। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गई। ठीक है, तमाम चीज़ें बहुत ढेर सारी। ठीक है, इसी में और हम जोड़ना चाहें, जैसे मान लिया हमारे पास आ गया एसिटिक एसिड, इसके साथ एमोनिया, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या होती हैं, हमको एग्जिस्ट करती हैं, नेचर में, यूनिवर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कैसे नाइट्रोजन बना, यानी नाइट्रोजन गैस कैसे बनी, हाइड्रोजन गैस कैसे बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनी, ठीक है, या एमोनिया कैसे बनी, या एसिटिक एसिड कैसे बनी, इनके बारे में, इनको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने थोड़ी थोड़ी बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड होना। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक ये फोर्स होता है जो दो एटम्स को बॉन्ड करता है। ठीक है, जोड़े रखता है। ठीक है ना, फोर्स विच होल्ड टू एटम्स, टू और मोर, दो से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो फोर्स विच होल्ड्स या विच बॉन्ड, विच होल्ड और बॉन्ड टू और मोर एटम्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कह लीजिए या सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड कह लीजिए, बात एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये एक तरह की फोर्स होती है जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, बन के करते क्या है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है ना, जो इसके बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि ग्रुप ऑफ एटम व्हेन कंबाइंड टुगेदर फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये एक तरह की फोर्स होती है जो कि होल्ड करती है या जोड़ती है दो या दो से ज़्यादा एटम को मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, या हम लोग इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब ये बॉन्ड की बात समझ में आई, ये बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, क्यों क्यों नहीं N3 को हम लोग हाइड्रोजन गैस कह देते, क्यों नहीं हम H3 को हाइड्रोजन गैस कह देते, क्यों नहीं हम CO3 को कह देते कार्बन डाइऑक्साइड,
है ना, अलग अलग क्यों N2 ही होता है गैस, क्यों H2 ही एग्जिस्ट करता है, क्यों CO2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर ये कैसे कंबाइन हो रहा है, तमाम चीज़ें, ठीक, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती, ठीक है ना, कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे पहला सवाल आता है कि वाई डू एटम्स कंबाइन, आखिर एटम कंबाइन क्यों होना चाहते हैं, ठीक है, वो अकेले भी तो रह सकते हैं, लेकिन हमने नेचर में देखा है कि कम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हम बात करें तो क्यों सर्टेन कॉम्बिनेशंस बनती है, वाई सर्टेन कॉम्बिनेशंस होती है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्यों CO2 ही होता है, CO3 क्यों नहीं हो सकता, CO4 क्यों नहीं हो सकता, या C2O क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल बनते हैं इसका जवाब देता है ये चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ बेसिक थ्योरीज हम जो पढ़ेंगे जिनसे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्यों इस तरह के कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू देखें तो इस चैप्टर में हमको 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, जिनमें सबसे पहला आता है हमारे पास कॉसेल लेविस अप्रोच, ठीक है ना, कॉसेल लेविस अप्रोच, ठीक है, जिसको इस अप्रोच को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी या बॉन्ड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये एक थ्योरी है। इसके बाद जो हमारी दूसरी थ्योरी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे फर्दर चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन इसके बाद हमारे पास आती है MOT जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये चारों थ्योरी ही इस चैप्टर का एक कोर है, समझ लीजिए, एक तरह से इसका मेन पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। इन चारों थ्योरीज़ को अगर हम कायदे से समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों सर्टेन कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर क्यों हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है, क्यों नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी मतलब आपस में जुड़े तो कैसे जुड़े, किस तरह का शेप लिया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझ लेंगे। तो इस चैप्टर का बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें इस लेक्चर की जो टॉपिक है वो क्या है हमारी कॉसेल लेविस अप्रोच। तो चलिए कॉसेल लेविस अप्रोच के बारे में समझते हैं, ठीक है, कॉसेल लेविस अप्रोच, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। शुरुआती अप्रोच इन्हीं दोनों लोग की थी, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, कॉसेल अलग और लेविस अलग, ठीक है ना। ये दोनों ने एक साथ मतलब आपस में मिल के नहीं, लेकिन एक ही टाइम पीरियड में इन दोनों लोगों ने इस थ्योरी को, एक अप्रोच को पुट फॉरवर्ड किया था। 1916 की ये बात है, ठीक है ना, 1916 की ये बात है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे ये बताने के लिए कि बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है ना, हाउ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, इसके बारे में इससे पहले भी बहुत सारी अप्रोचेस की गई थी, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल और समझने लायक अप्रोच थी वो किसकी थी, कॉसेल की और लेविस की, ठीक है। इन दोनों लोगों ने एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है ना, तभी इनकी जो थ्योरी थी इसको एक्सेप्टेबल माना गया, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी ये बेसिकली बेस्ड करती थी किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। जो कॉसेल और लेविस ने जो अपनी थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी ये किस पे बेस्ड थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कैसे करेगा, इसलिए इसी थ्योरी को हम लोग नाम दिए देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, ठीक है ना। तो अब बात याद रखने वाली ये है कि कॉसेल अलग काम कर रहे थे, लेविस अलग काम कर रहे थे, लेकिन टाइम पीरियड दोनों लोग का सेम था, ठीक है, मतलब एक ही ईयर की बात है, ठीक है। तो जो कॉसेल थे वो वर्क कर रहे थे किसके ऊपर, आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड कह लीजिए या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है ना, मेनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। और जो लेविस थे वो किस पर वर्क कर रहे थे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है ना, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी थी वो किस पर बेस्ड थी, वो नोबेल गैस कन्फिगरेशन की पर बेस्ड थी। जैसे अगर हम समझें इसको ज़रा ध्यान से तो नोबेल गैस कन्फिगरेशन के बारे में थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। जैसे जब स्टडी की गई ना नोबेल गैस की, नोबेल गैस में क्या क्या था भाई, ग्रुप 18 जो होता है पीरियोडिक टेबल का सबसे आखिरी वाला जो एलिमेंट होता है उनको हम लोग बोलते हैं नोबेल गैस।
नोबल इसलिए बोलते हैं कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, उनके कोई किसी से उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा ग्रुप होता है, ये केमिकली इनर्ट ग्रुप होता है, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना, केमिकली इनर्ट होता है, एकदम अकेले रहना चाहता है। इसका रीज़न क्यों है, क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि इनके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह ही नहीं है, एकदम सब जगह जितनी भी थी सब क्या है, फुल, एकदम सीट फुल चल रही है इनके पास, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होता है तो ये हो जाते हैं क्या, स्टेबल। अब इनमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं ज़रा हम इसको नोटिस करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, इस जिनॉन से ऊपर होता है क्रिप्टॉन, ठीक है, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद फिर जिनॉन, देन रेडॉन, ठीक है। इसका कोड बनाया जाता है, निमोनिक्स बनाया जाता है कि हे नानी, ठीक है, थोड़ा सा कॉमिक है लेकिन ये अजीब सा है, हे नानी आराम कर, ठीक है, आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है ना। ये एक निमोनिक्स बनाया गया, उचित वर्ड नहीं है, सही वर्ड नहीं, लेकिन फिर भी याद करने के लिए आसान हो जाता है, ठीक है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इस आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जिनॉन का 54 एंड देन इसका 86, ठीक है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, इसकी 2, इसकी 2 8, इसकी 2 8 8, इसकी हमको क्या मिलती है 2 8 18 8, इसके हमको मिलती है 2 8 18 18 8, और इसकी अगर हम बात करें तो 2 8 18 32 18 और 8, मतलब आउटर मोस्ट को हम ज़रा ध्यान से देखें तो कम्प्लीटली जो होते हैं क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं, ठीक है ना। वैलेंसी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये 8 फिल रहते हैं, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूज़न निकाला गया कि अगर किसी चीज़ को, ठीक है ना, स्टेबल होना है, मतलब इनर्ट होना है, किसी और से रिएक्शन नहीं करना है, तो उसके पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर अगर हम हीलियम से नीचे की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हीलियम से छोटा एटम है तो, और अगर उससे ऊपर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है, ठीक है ना। अगर इससे कम इलेक्ट्रॉन हुआ, एक भी या दो भी, कितने भी कम हुए, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेस देन 8 अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो ये जो स्पीशीज़ होगी, कोई भी स्पीशीज़ सपोज कर लीजिए, वो क्या हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी, वो रिएक्शन करने लगेगी। लेकिन अगर ऐसा केस आता है हमारे पास तो इस केस में क्या होगी, इनर्ट रहेगी, ठीक है ना, मतलब नॉन रिएक्टिव रहेगी। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव रहेगी, ठीक है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक। तो इस ऑब्जर्वेशन को, ठीक है ना, लेविस ने नाम दिया था ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने बताई, आउटर मोस्ट की 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हीलियम से कम वाले केस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, लेविस ने ये प्रपोज किया था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑक्टेट रूल जो होता है वो ये कहता है कि 2 एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर टू अचीव ऑक्टेट्स, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, ठीक है, जिसको हम लोग, अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस वैलेंस शेल को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेट, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डुप्लेट, ठीक है ना। तो जो दूसरे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट के भी कर सकते हैं, डिफरेंट के भी। वो क्यों कंबाइन करते हैं, क्योंकि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो हमको आंसर मिला ना कि क्यों एटम कंबाइन होता है, तो उसकी वजह क्या है कि वो चाहते हैं कि वो क्या करें, अपनी जो कन्फिगरेशन है वो किसकी तरह कर ले, नोबल गैसेस की तरह कर लें, ताकि वो नॉन रिएक्टिव हो जाएं, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि वो किसी और एटम के एलिमेंट से या किसी और सेम वाले एटम से कंबाइन करके
आपस में कुछ बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक ए एलिमेंट है, इसका 2 एटम आपस में मिल गया, एक कोई बी एलिमेंट है, ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों क्या हो गए, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिए और दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है। डुप्लेट की कम बात होती है क्योंकि उसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, जैसे H2 ही में ज़्यादातर एग्जाम्पल मिलता है डुप्लेट का। मोस्ट सारे जो होते हैं बाकी सब किस में होते हैं, ऑक्टेट में। इसका जो जनरल एग्जाम्पल ये आता है वो H2 का। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे कैसे। तो ये था ऑक्टेट रूल जो लेविस ने पोस्टुलेट किया था। ठीक, अब लेविस जो है क्यों 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे थे, इसको समझना पड़ेगा। लेविस ने एटम को पिक्चर किया था एक पॉजिटिव चार्ज कर्नल की तरह, मतलब पॉजिटिव चार्ज कर्नल की तरह। इसका मतलब हुआ, कर्नल वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था इस न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है ना, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक कोई एटम है जिसमें 2 शेल्स हैं, अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहर की जो ऑक्टेट पूरा नहीं है ना डुप्लेट पूरा है, लेकिन अंदर वाले सारे कंप्लीट हैं। तो इसको जो अंदर वाला पार्ट हो रहा था, ये पार्ट, ठीक है ना, इसको किसी और कलर से हम देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये जो पार्ट हो रहा था ये, ठीक है, तो येलो के अंदर जो पार्ट है इसको उन्होंने कर्नल बोला था। ठीक है ना, इसको क्या बोला था उन्होंने, कर्नल। और जो बाहर वाला पार्ट है उसको इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर रहे थे। ठीक, तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। अब इनका ये मानना था कि ये जो कर्नल होता है ना, ये क्यूब की तरह होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है, एक क्यूब की तरह होता है जिसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स, एक ये कॉर्नर, 4 ऊपर और 4 नीचे। और अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो इसके 8 कॉर्नर्स, यानी कि 8 एज जो ये कॉर्नर बन रहा है, ये क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ठीक है ना, इस कर्नल को वो किसकी तरह इमेजिन कर रहे थे, क्यूब की तरह। और इनको स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इनके कॉर्नर्स सारे के सारे फिल होने चाहिए। तो यहीं से वो ऑक्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है ना, कि मतलब अगर 8 एजेस में या 8 कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए होंगे तो वो जो कर्नल होगा वो स्टेबल हो जाएगा, यानी जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बातें ऑक्टेट रूल में उन्होंने कही थी। ठीक है ना, अब इसके बाद आती है कॉसेल के सजेशन की बात। ठीक है ना, तो कॉसेल के अप्रोच को हम समझते हैं। ठीक है, तो कॉसेल के भी ऊपर बताया गया था कि कॉसेल जो है किसके ऊपर जनरली बात कर रहे थे, आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात कर रहे थे। ठीक है ना, यानी कि अगर हम कहें तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिस्कशन कर रहे थे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि कॉसेल का जो अप्रोच था वो ये कहता था कि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से सेपरेट आउट होता है नोबल गैस के थ्रू। मतलब जैसे इधर जो होगा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, इधर हमारे पास नोबल गैस होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब असेप्टर्स, ठीक है ना, असेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, असेप्टर वर्ड सही नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट वर्ड सही होगा। ठीक है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात। और ये क्या होता है, ये लूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं। तो ये सेपरेट आउट होते हैं किससे, नोबल गैस से। अगर हम ज़रा सा पीरियोडिक टेबल पर नज़र दौड़ाएं तो हमको क्या मिलता है, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा नोबल गैस है। ठीक है, इसके इधर जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। हमने पढ़ाया भी था कि इस तरफ जाते वक्त इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ करती जाती है। तो ये सारे क्या हो गए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो गए। ठीक है ना, फ्लोरीन का पेन चलाने की वजह से उसका वो छुप गया। ये सब जो है कि क्या हो गए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हो गए। और इसके जस्ट बाद क्या है, हमारे पास नोबल गैस है। इसके बाद फिर हम इससे आगे बढ़ें तो हमको क्या मिलता है, जैसे हम अगर मान लीजिए फ्लोरीन है, देन इसके बाद नियॉन है, देन इसके बाद क्या आता है, सोडियम आता है। ठीक है ना, तो सोडियम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो जो कॉसेल के अप्रोच था वो यही सजेशन दे रहा था कि नोबल गैस सेपरेट करती है किसको, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा उनका ये कहना था कि निगेटिव आयंस जो होते हैं, ठीक है ना, निगेटिव आयंस जो बनते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायंस। एनायंस जो होते हैं वो इन जनरल कौन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और जो कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं जिनको हम लोग कैट आयंस बोलते हैं, कैट आयंस कौन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो
एक तो दोनों के सेपरेशन की बात, दूसरा एनायंस क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स इन जनरल होता है, और कैटायंस जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में एसोसिएट करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं किसकी वजह से, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब जो कैटायन है वो अपना इलेक्ट्रॉन, जो कैटायन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, डोनेट्स टू एनायन को, ठीक है ना। या ऐसे कहना क्योंकि ऑलरेडी बन चुका है तो कहना सही नहीं होगा, जैसे हम कहें ए स्पीशीज़ इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये अब ए प्लस बन जाएगा, ठीक है, और बी स्पीशीज़ इसने इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस। इस तरह से ये होता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है उसी दौरान, यानी कि लॉस और गेन के ड्यूरिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एटम एक्वायर स्टेबिलिटी। जैसे इसका एग्जांपल आप क्लास 10th में बहुत सारे पढ़े होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, या NaCl की बात करते हैं, छोटी जनरल बात। तो Na हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है, 281। क्लोरीन जो होती है इसकी क्या होती है, 17 होती है, ठीक है, तो इसका क्या होता है हमारे पास 287। अब सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो उसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या एक निकालना पड़ेगा, तभी तो नोबेल गैस हो जाती है। तो सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में, और इसके पास जो कन्फिग्रेशन आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, 28 की आ जाएगी। और अगर हम Cl की बात करें तो Cl के पास 7 है, 7 निकालना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन एक एक्सेप्ट करना आसान है। तो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन, तो ये बन जाता है 288। अब इसका भी आउटर मोस्ट में ऑक्टेट पूरा और सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा, तो ये दोनों क्या हो गए, स्टेबिलाइज हो गए, और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कॉम्बिनेशन करके क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच के बारे में, यानी जो कौशल की अप्रोच थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत स्टडी क्लास 10th में ऑलरेडी थोड़ी सी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट उन्होंने कही थी, ठीक है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में नोबेल गैस का सेपरेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और दोनों एक दूसरे से कैसे एसोसिएट होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, ठीक है। और लॉस और गेन करके इलेक्ट्रॉन का, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एटम जो होता है स्टेबिलिटी एक्वायर करता है, ठीक है। तो ये थी अप्रोच कौशल की और हमारे लेविस की, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं। पार्ट 2 में इसके और हम डिस्कशन करेंगे जो बची हुई टॉपिक्स हैं इस अप्रोच से रिलेटेड, जैसे कि लेविस सिंबल के बारे में, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। उसके अलावा हम बॉन्डिंग कैसे हुई, जैसे हमने एक जनरल एग्जांपल से यहाँ पे बॉन्डिंग आपको समझा दी, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग और करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन तरह कौशल अप्रोच में यानी कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इफेक्टिव होता है। उसके अलावा एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है लैटिस एंथैल्पी। तो नेक्स्ट लेक्चर इसी सब टॉपिक पे होने वाला है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पूरी एंड तक देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको रिक्वायरमेंट हो उसको शेयर कर दें। थैंक यू।